आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर अब से कुछ देर बाद राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड होगी। इसकी शुरुआत सुबह 10:05 पर होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद करीब 10:15 पर वो राजपथ पहुंचेंगे, जिसके बाद 10:18 पर उपराष्ट्रपति के राजपथ पहुंचने के कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना की वजह से शायद वो कार्यक्रम में न पहुंचे। 10:23 पर राष्ट्रपति का काफिला राजपथ पर पहुंचेगा, जिसके बाद ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होगा। इसके बाद राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान करेंगे। उनकी पत्नी रीता रानी इस सम्मान को लेंगी। करीब 10:30 बजे वायुसेना के हेलीकॉप्टर आसमान में पहुंचेंगे और फूल बरसाकर परेड की शुरुआत करेंगे। इस साल परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। हर साल 10 बजे ये शुरू होती थी, लेकिन मौसम को देखते हुए परेड को आधा घंटा लेट कर दिया गया है। राजपथ पर सबसे पहले देश के परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेता खुली जिप्सी से पहुंचेंगे और राष्ट्रपति को सलामी देंगे। इसके बाद सेना की 61st कैवलरी के घुड़सवारों का दस्ता पहुंचेगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्वीट कर बधाई दी और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। भारतीय गणतंत्र के गौरव, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी जवानों को नमन करता हूं। आइए आज हम सभी स्वाधीनता के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने का संकल्प लें। जय हिंद। अब आपको गणतंत्र दिवस की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये तस्वीर लद्दाख की है। वहां आईटीबीपी जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। जिस जगह पर ये जवान तैनात हैं, वहां का तापमान -35 डिग्री है और इस तापमान में भी इन जवानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया और गणतंत्र के इस उत्सव में वो शामिल हुए। 15,000 फीट की ऊंचाई है जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं ये आईटीबीपी के जवान हैं और किस तरीके से स्केटिंग करते हुए हाथ में तिरंगा लिए वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख की ये अद्भुत और गौरवान्वित करने वाली तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पे आके 3 बार बोलते हैं। इसी क्रम में वेटलैंड इस प्रदर्शन को देखने और उत्तराखंड से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी जवानों ने तिरंगा फहराया है। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरे देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और दो तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर लद्दाख की है और दूसरी तस्वीर है उत्तराखंड की। दोनों ही जगह पर तापमान में काफी गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद आईटीबीपी के इन जवानों का जज्बा कम नहीं हुआ। देश को गौरवान्वित करने वाला ये पल, ये क्षण, जवानों के हाथ में झंडे हैं और तिरंगा लेकर, तिरंगा फहराए हुए वो आगे मार्च पास्ट कर रहे हैं। साथ साथ नारे भी उनके द्वारा लगाए गए। इससे पहले भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई और ये तस्वीरें वाकई आज के दिन को गौरवान्वित करती हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर आईटीबीपी ने एक गाना भी जारी किया। के ऐलान के बाद नया विवाद अब पैदा हो गया है। पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने वालों में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का भी नाम शामिल है। लेकिन पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण सम्मान लेने से इनकार किया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया, जिस पर नया सियासी बवंडर खड़ा हो सकता है। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा, सही कदम उठाया, वो आजाद रहना चाहते हैं, न कि गुलाम। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जयराम रमेश का ये ट्वीट गुलाम नबी आजाद को लेकर तो नहीं है। हालांकि कांग्रेस नेता शशि थरूर और राज बब्बर ने गुलाम नबी आजाद को पद्म सम्मान मिलने का स्वागत किया है। हालांकि इस बार पद्म पुरस्कार पाने वालों में एक चौंकाने वाला नाम कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का रहा। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 2014 में बनी मोदी सरकार के दौरान राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद पर भी वो रह चुके हैं, जो पीएम मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। ऐसे में जयराम रमेश का बुद्धदेव भट्टाचार्य पर किया गया ट्वीट कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर उन्होंने अपने ट्वीट में आजाद और गुलाम दोनों का जिक्र किया है और उनका इशारा किस ओर था।
वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के पद्म भूषण सम्मान लेने से इंकार करने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, जिस पर सियासी बवंडर खड़ा हो सकता है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ये सही कदम उठाया, वो आजाद रहना चाहते हैं, न कि गोलाम। और इससे पहले सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट भी किया। बुद्धदेव भट्टाचार्य का कहना है, मुझे पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इस बारे में किसी ने भी कुछ नहीं कहा है। अगर पद्म भूषण दिया गया है तो मैं इसे स्वीकार करने से इंकार करता हूं। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर बधाई। किसी की सार्वजनिक सेवा के लिए दूसरे पक्ष की सरकार द्वारा भी मान्यता मिलना अच्छा है। और कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी गुलाम नबी आजाद को सम्मान मिलने पर एक ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि गुलाम नबी आजाद साहब बधाई, आप बड़े भाई की तरह हैं और आपका बेदाग सामाजिक जीवन और गांधीवादी आदर्शों के प्रति हमेशा प्रतिबद्धता एक प्रेरणा रही है। पद्म भूषण राष्ट्र के लिए आपकी 5 दशकों की सेवा को एक आदर्श मान्यता है। सरकार ने कुल 128 नामों का ऐलान किया है जिन्हें पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें 4 पद्म विभूषण हैं। इनमें 3 मरणोपरांत पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला नाम दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का है। दूसरा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का है। तीसरा नाम धार्मिक किताबें प्रकाशित करने वाली कंपनी गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना करने वाले राधेश्याम खेमका का है। 17 लोगों को पद्म भूषण दिए जाएंगे, जिनमें अहम नाम कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद का है। उनके अलावा गृह सचिव रहे राजीव महर्षि को भी पद्म भूषण दिया जाएगा। उद्योग जगत से भी कुछ बड़े नाम इस लिस्ट में हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भी पद्म भूषण दिया जाएगा। इनके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाले साइरस पूनावाला भी पद्म भूषण पाने वालों की लिस्ट में है। पश्चिम बंगाल के सीएम रह चुके बुद्धदेव भट्टाचार्य का नाम भी पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में है। 107 लोगों का नाम पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट में है। कुल 128 लोगों की लिस्ट में 34 महिलाएं हैं। फिल्म बधाई 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। यह फिल्म अब 1 हफ्ते की देरी से यानी 11 फरवरी को रिलीज होगी। राहुल गांधी गुरुवार को एक दिन के पंजाब दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में वो पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे। इसके बाद वो जलंधर में एक वर्चुअल रैली भी करेंगे। पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से अपनी कोरोना जांच करवाने की अपील की। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए, जबकि सानिया मिर्जा और राजीव राम की जोड़ी को मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस ने लॉज में घुसकर प्रदर्शनकारी छात्रों की जमकर पिटाई कर दी और आरोप है कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल छात्रों की तलाश में उस इलाके की अलग अलग लॉज में छापेमारी शुरू कर दी। एक लॉज में तो कोई पुलिस वाला अपनी राइफल से दरवाजे तोड़ने की कोशिश करने लगा, तो किसी ने दरवाजा खोलने के लिए उस पार लात मारना शुरू कर दिया। वहीं कुछ पुलिस वाले लाठी की मदद से दरवाजे को धकेलते हुए नजर आए। इस दौरान पुलिस वाले लगातार कमरों के अंदर मौजूद छात्रों को बाहर निकलने की चेतावनी भी देते रहे। जब छात्र कमरों से बाहर निकले तो पुलिस वालों ने उन पर लाठियों से पीटना शुरू कर दिया और उन्हें खदेड़ते हुए लॉज से बाहर ले गए। हालांकि ये कार्रवाई सिर्फ लॉज तक ही सीमित नहीं रही। रेलवे स्टेशन पर हुए प्रदर्शन में शामिल छात्रों की तलाश में पुलिस ने दूसरी जगहों पर भी छापे मारे और जैसे ही पुलिस वालों की नजर एक गली में छिपे कुछ छात्रों पर पड़ी तो उन्होंने लाठियां बरसाते हुए उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान एक छात्र पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया, जिस पर वहां मौजूद 2 पुलिस वाले लाठी लेकर टूट पड़े। इसके बाद एक पुलिस वाला बीच बचाव करते हुए उसे वहां से अपने साथ ले गया। इस कार्रवाई के दौरान पकड़े गए कुछ छात्रों को पुलिस वालों ने उठक बैठक भी करवाई। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर हुए प्रदर्शन की वीडियो की मदद से आने वाले दिनों में भी हंगामे में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही। यूपी के कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन के समर्थकों का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो जाट समुदाय के लोगों को वोट के लिए धमकी देते नजर आए। समाजवादी पार्टी के कैराना के उम्मीदवार नाहिद हसन इस समय मुजफ्फरनगर की जेल में बंद हैं।
लेकिन उनके समर्थक उनके लिए चुनाव प्रचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। उनके समर्थकों का लोगों से वोट की अपील करने का एक ऐसा ही वीडियो बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने शेयर किया, जिसमें शामली से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के संयुक्त उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी के सामने नाहिद हसन के समर्थक जाट समुदाय के लोगों को धमकी देते नजर आए। एक समर्थक की बात सुनकर तो ऐसा लगा कि वो प्रसन्न चौधरी को धमका रहा है कि अगर कैराना में जाट समुदाय का वोट नाहिद हसन को नहीं मिला तो वो शामली में भी ऐसा नहीं होने देगा और वहाँ प्रसन्न चौधरी को जाट समुदाय का वोट नहीं मिलने देगा। एक बात सुनो जी, अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मिनट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया। चुनाव आयोग के साफ साफ निर्देश हैं कि जाति के आधार पर कोई वोट की अपील नहीं की जाएगी, लेकिन पश्चिमी यूपी की हॉट सीट कहे जाने वाले कैराना में नाहिद हसन के समर्थकों पर ऐसा ही करने का आरोप लगा, क्योंकि उन्हें खबर मिली कि जाट समुदाय के वोटर उनके पक्ष में नहीं है। कैराना में जाट समुदाय के वोटरों की आबादी करीब 24,000 है। मतलब यह कि जाट वोटर चुनाव में हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसी वजह से नाहिद हसन के समर्थकों ने धमकी दी कि अगर कैराना में जाट वोटरों ने दगा दिया तो शामली में भी वही होगा, क्योंकि वहां करीब 90,000 जाट समुदाय के वोटर हैं। माना जा रहा है कि इस बार पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर सियासी लड़ाई जाट समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच है, जिससे समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को नुकसान हो सकता है। कहा जा रहा है कि कैराना में भी ये नाराजगी है, क्योंकि खबर है कि जाट समुदाय के वोटरों का एक हिस्सा जेल में बंद नाहिद हसन को वोट करने के पक्ष में नहीं है। प्रमोद महाजन पर किए गए शिवसेना नेता संजय राउत के एक आपत्तिजनक ट्वीट पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल मच गया। संजय राउत ने बाला साहेब ठाकरे और प्रमोद महाजन का एक कार्टून शेयर करते हुए ट्वीट किया, जिसमें बाला साहब ठाकरे एक कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए और उनके सामने ही प्रमोद महाजन खड़े नजर आए। कार्टून में बाला साहब ठाकरे वहां पड़े एक छोटे स्टूल की तरफ इशारा करते हुए प्रमोद महाजन को बैठने के लिए कहते दिखे। संजय राउत के इसी ट्वीट पर प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन भड़क गईं और उन्होंने इसे रीट्वीट करते हुए पलटवार किया और उन्हें नसीहत दे डाली। विवाद बढ़ने पर संजय राउत ने सफाई दी और दावा किया कि उनके ट्वीट का प्रमोद महाजन से कुछ लेना देना नहीं। व्यक्तिगत तौर पर प्रमोद महाजन को टिप्पणी नहीं किया है। प्रमोद महाजन उससे बीजेपी के नेता थे। बाला साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन संजय राउत की सफाई के बाद भी बीजेपी ने आपत्तिजनक ट्वीट पर शिवसेना को घेरना जारी रखा। ओछी राजनीति की भी एक सीमा होती है, उसकी भी एक मर्यादा होती है। संजय राउत ने इस कार्टून को तब शेयर किया जब देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान में यह दावा किया कि बीजेपी का साथ छोड़कर शिवसेना पहले दूसरे नंबर से चौथे नंबर पर पहुंच गई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। लेकिन इस लिस्ट के सामने आते ही राज्य के कुछ हिस्सों में टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिनमें बागेश्वर से बालकृष्ण भी शामिल हैं, जो टिकट नहीं मिलने से इतना दुखी हुए कि वो मीडिया के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे और फिर उन्होंने इसके लिए पूर्व सीएम हरीश रावत को जिम्मेदार ठहरा दिया। हरीश रावत जी ने मेरे पर बिल्कुल भी दया नहीं की। उधर रुद्रप्रयाग में भी कमोबेश ऐसी ही नाराजगी देखने को मिली। वहां पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी को टिकट नहीं मिलने से खफा उनके समर्थकों ने अपने नेता को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया। हम लोगों ने डिसाइड किया है, हम निर्दलीय के रूप में मातबर सिंह कंडारी जी को चुनाव लड़ाएंगे और जिता करके उत्तराखंड की विधानसभा में भेजेंगे। इसके अलावा भीमताल सीट पर स्वतंत्रता सेनानी डूंगर सिंह की बहू पूनम बिष्ट ने अपने पति गोपाल बिष्ट को टिकट नहीं मिलने पर खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जबकि पौड़ी सीट पर नवल किशोर को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जाने से गुस्साए कांग्रेस नेता तामेश्वर आर्य ने पार्टी छोड़ दी और वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अमेरिका ने रूस से जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। उसने अपने लगभग 8,500 सैनिक अलर्ट पर रखे हैं ताकि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करे तो अमेरिका अपने जवानों को मैदान में उतार सके। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन जैसे देशों से 80 मिनट तक वीडियो कॉल पर बात भी की। नाटो ने भी अपनी सेना स्टैंड बाय पर रखी है और उसके कुछ सदस्य देश तो रूस के बिल्कुल पड़ोस में अपने लड़ाकू विमान और जंगी जहाज भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक तो अमेरिका ने रूस के यूक्रेन पर हमला करने का डर जताया था। इस डर में यूक्रेन में अपने दूतावास को खाली कराना उसने शुरू कर दिया था।
लेकिन अब तो उसने रूस से जंग की तैयारी ही शुरू कर दी और अकेला अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे उसके साथी भी मानकर चल रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला करने वाला है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई होगी। और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो साफ चेतावनी दी कि लड़ाई दर्दनाक और खूनी हो सकती है। इसी वजह से अमेरिका ने अपने करीब 8,500 सैनिक हाई अलर्ट पर रखे हैं ताकि जैसे ही रूस यूक्रेन पर हमला करे, अमेरिका तुरंत अपने जवानों को पूर्वी यूरोप यानी रूस के ठीक बगल में लड़ने उतार दे। वहीं अमेरिका और फ्रांस जैसे 30 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन नेटो ने भी अपनी बाजुएं चढ़ा ली हैं। अगर रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला तो नेटो अपने रिस्पांस फोर्स एक्टिवेट कर सकता है। अपनी नेटो की रिस्पांस फोर्स उसके सदस्य देशों के 40,000 सैनिकों की ऐसी दमदार फौज है जो जल, थल और वायु तीनों सेनाओं को मिलाकर बनी है। जरूरत पड़ने पर नेटो अपनी यह फौज तुरंत कहीं भी तैनात कर सकता है। हालांकि यह स्ट्रैटेजी तो तब के लिए है जब रूस की सेना यूक्रेन में घुसेगी, लेकिन नेटो ने अभी से ही अपनी फौज स्टैंड बाय पर रख दी है। वहीं डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस और द नेदरलैंड्स जैसे नेटो सदस्यों ने तो पूर्वी यूरोप यानी रूस के बिल्कुल पड़ोस में और भी फाइटर जेट और जंगी जहाज भेजने शुरू कर दिए हैं। युद्ध होने की सूरत में रूस को किसी तरह घेरा जाएगा, उस रणनीति को बनाने के लिए भी अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, यूरोपियन यूनियन और नेटो के चीफ के साथ 80 मिनट तक वीडियो कॉल पर बात की। मीटिंग में सबने यह माना कि रूस के तल्ख तेवरों से निपटने के लिए बाकी देशों का साथ आना बेहद जरूरी है। इसके बाद सभी देशों ने यह फैसला किया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस पर बिना देर किए इतने सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे जैसे आज तक नहीं लगाए गए। मतलब अमेरिका और उसके साथियों को पानी अब सिर से ऊपर जाता दिख रहा है। वो रूस के तेवरों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे। अमेरिका के पास जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो साफ इशारा कर रहा है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा जमाने की प्लानिंग कर रहा है और वहां की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय भी दावा कर चुका है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा जमाकर वहां अपने आदमी को सरकार में बैठाना चाहता है। अमेरिका और बाकी देशों का डर यूं ही नहीं है, उसके पीछे ठोस वजह है। रूस पिछले कुछ महीनों से पड़ोसी यूक्रेन के बॉर्डर पर अपने 1 लाख सैनिक तैनात किए हुए। बॉर्डर पर इतने सैनिक लाकर खड़े करने के पीछे अमेरिका को एक ही वजह लगती है कि रूस यूक्रेन की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा है। इसी वजह से अमेरिका बीते 1 हफ्ते में यूक्रेन को लगभग 90 टन की हथियारों की खेप भेज चुका है ताकि अगर रूस उस पर हमला करे तो यूक्रेन उसका जवाब दे सके। और फिर रूस का यूक्रेन पर हमले का इतिहास भी रहा है, बहुत ही ताजा इतिहास। 2014 में रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था और आज वहां रूस की सेना तैनात है। लड़ाई जब छिड़ेगी तब छिड़ेगी और भले ही उसमें रूस, यूक्रेन और यूक्रेन के साथ अमेरिका लड़े, लेकिन इसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी। इसका ट्रेलर दिखना भी शुरू हो गया। इस जंग की आशंका में एक दिन पहले पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में उथल पुथल मच गई। दुनिया भर के शेयर बाजार डोलने लगे। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। महज एक दिन में भारतीय शेयर बाजार में लोगों के लगभग 9,15,000 करोड़ डूब गए थे। यूरोप के शेयर बाजार में भी 3.8% की गिरावट आई। 18 से भी ज्यादा महीनों में ऐसा पहली बार हुआ जब यूरोप की शेयर मार्केट में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वहीं ब्रिटेन की स्टॉक मार्केट को तो 5,300 करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,35,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। जर्मनी और फ्रांस के स्टॉक एक्सचेंज में भी लगभग 4% वहां पर गिरावट आई। और जिस रूस की वजह से यह सारा बखेड़ा शुरू हुआ उसके शेयर बाजार को भी चपत लगी, वो 7% गिर गया। अभी तो युद्ध ये छिड़ा भी नहीं है और दुनिया को जंग के साइड इफेक्ट पहले ही दिखने लग गए हैं। हालांकि दुनिया के शेयर बाजारों के गिरने की वजह और भी हैं, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच जंग की आहट इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच मसला क्या चल रहा है? हजारों मील दूर बैठे अमेरिका को उनके विवाद से क्या दिक्कत हो रही है? तो मसला है रूस के पड़ोस में नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती पैठ से। नेटो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 30 देशों का मिलिट्री अलायंस है, जिसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आज से 72 साल पहले 1949 में बनाया गया था ताकि सोवियत संघ से निपटा जा सके। इसी वजह से रूस नेटो को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, मगर उसका पड़ोसी यूक्रेन वो नेटो का सदस्य बनना चाहता है ताकि उसे अमेरिका का साथ मिल जाए और रूस अपनी हद में रहे, क्योंकि क्राइमिया पर कब्जे के बाद से ही उसकी रूस से ठनी हुई है। लेकिन अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के दूसरे सदस्य देशों की सेनाओं को यूक्रेन में तैनात होने का मौका मिल जाएगा
और रूस पहले ही अपने पड़ोस में नाटो के सदस्य देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड और लिथुआनिया नाटो में शामिल है। ऐसे में अगर यूक्रेन भी नाटो से जुड़ गया तो अमेरिका की सेना रूस के पड़ोस तक आ जाएगी। रूस के लिए यह खतरा बहुत बड़ा है। और फिर बात सिर्फ पड़ोस की ही नहीं है। यूक्रेन 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए उसके और रूस के समाज और संस्कृति की जड़ें एक ही हैं। यूक्रेन में रूसी भाषा भी बोली जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो पिछले साल यह तक कह दिया था कि रूस के लोग और यूक्रेन के लोग एक ही देश हैं। मतलब रूस के लिए यूक्रेन एक पड़ोसी से कहीं बढ़कर है। इसी वजह से वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनकर अमेरिका के पाले में नहीं जाने देना चाहता। लेकिन बिल्कुल इन्हीं वजहों से अमेरिका यूक्रेन को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। यूक्रेन के रूस का पड़ोसी होने और उसके समाज के रूस से इतने जुड़ा होने की वजह से अमेरिका यूक्रेन को अपने साथ लाकर रूस को उसके इलाके में ही घेरने में जुटा है। दिल्ली पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है और देश की राजधानी से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से हथियारों का बड़ा जखीरा पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि अवैध हथियारों की ये खेप मध्य प्रदेश के बड़वानी से दिल्ली लाई गई थी, जिनमें 25 अत्याधुनिक पिस्तौल भी शामिल है। और ये बताया गया कि एक आरोपी मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखता है तो दूसरा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला है। मध्य प्रदेश का जो आरोपी पकड़ा गया, उससे पूछताछ में पुलिस को यह पता चला कि उसे विदेश से फंडिंग मिलती थी और वो कनाडा, मलेशिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से अब तक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मंगवा चुका है। जबकि दूसरा आरोपी करीब 15 सालों से हथियारों की खरीद फरोख्त से जुड़ा है, जो मध्य प्रदेश से एक पिस्तौल को 12 से 15 हजार में खरीदकर उसे दिल्ली और आसपास के इलाकों में 30,000 रुपयों तक बेच दिया करता था। वहीं रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम की कप्तानी संभाल सकते हैं। खबर है कि रोहित शर्मा चोट से पूरी तरह ठीक हो गए और वो अगले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज में टीम की कमान संभाल सकते हैं। दोनों देशों के बीच 6 फरवरी से ये वनडे मैचों की सीरीज शुरू होगी। इस बार गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में राजपथ पर पहली बार नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी भी नजर आएगी। महिला पायलट्स, उनको भी, उनकी शक्ति को भी इस झांकी में भी हम लोग प्रदर्शित करेंगे। ओडिशा के नयागढ़ में क्राइम ब्रांच ने एक छापेमारी के दौरान 3 करोड़ की ड्रग्स की खेप पकड़ी। इसके अलावा 65 लाख से ज्यादा की नकदी और हथियार भी बरामद हुए। मध्य प्रदेश सरकार ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। आरोप है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आए ऑफर के दौरान अमेजॉन में तिरंगे का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। सैयद मोदी बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष सिंगल्स फाइनल मुकाबला कोरोना की वजह से रद्द हो गया। बताया गया कि फाइनल में शामिल एक खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। ऐसे में दोनों खिलाड़ियों के बीच उनकी रैंकिंग के आधार पर इनाम की राशि बांटी जाएगी। शिमला में फिर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई, जिसके बाद कई पर्यटक वहां के लोगों के साथ डांस करते नजर आए। और यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही बीजेपी हमलावर हो गई। समाजवादी पार्टी ने एक दिन पहले ही 159 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और इन्हीं उम्मीदवारों में शामिल कई नामों पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट में अपराधियों और गुंडों की भरमार है। पलायन कराने वालों का, भ्रष्टाचार करने वालों का, व्यभिचार करने वालों का एक गिरोह है और समाजवादी पार्टी उस गिरोह की सरगना हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी के आरोपों का जवाब देने में देर नहीं लगाई और दावा किया कि उनकी लिस्ट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। सरकार के पास कोई बात गिनाने को नहीं है, कोई काम गिनाने को नहीं है, तो हमारी लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन बीजेपी ने एक एक करके कई उम्मीदवारों के नाम गिना दिए जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और समाजवादी पार्टी के इन्हीं नामों में सबसे बड़ा चेहरा है आजम खान का, जिनके ऊपर कई केस दर्ज हैं और वो इस वक्त सीतापुर की जेल में बंद हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें रामपुर सीट से टिकट दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी निशाना साधा, जो कुछ दिनों पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए और समाजवादी पार्टी ने उन्हें स्वार सीट से टिकट भी दे दिया। कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाए जाने पर भी बीजेपी ने हमला बोला। नाहिद हसन फिलहाल गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद हैं। इनके अलावा रफीक अंसारी, असलम चौधरी, हाजी यूनुस समेत कई और नामों पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। उन्नाव की रहने वाली इस महिला का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के एक पूर्व नेता के बेटे ने उसकी बेटी को कई दिनों से बंधक बनाकर रखा है, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
और जब इससे परेशान होकर उस महिला ने आत्मदाह की कोशिश की तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके साथ पुलिस ने उसके पति को भी अपनी गाड़ी में बैठाया और थाने ले गई। बताया गया कि ये घटना एक दिन पहले उस वक्त घटी जब अखिलेश यादव लखनऊ में अपनी पार्टी के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। तभी उस महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद उन्नाव पुलिस भी एक्शन में आ गई और उसने आरोपी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अपहृता की सकुशल बरामदगी हेतु 2 टीमें लगाई गई हैं। बताया गया कि उन्नाव में उस महिला की बेटी का अपहरण पिछले साल 8 दिसंबर को हुआ था। पाकिस्तान के लाहौर में एक पत्रकार की हत्या पर भड़के लोगों ने खूब हंगामा किया और बताया गया कि मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने लाहौर प्रेस क्लब के नजदीक पत्रकार हसनैन शाह पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और इस वारदात के खिलाफ कई पत्रकार लाहौर की सड़कों पर अपना विरोध जताने के लिए उतर आए। उन्होंने इमरान सरकार की कानून व्यवस्था को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और खूब नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर रैलियां निकाली तो उनमें कुछ धरने पर भी बैठ गए। वहीं दुख की इस घड़ी में पत्रकार हसनैन शाह के परिवार ने इमरान खान की सरकार पर अपना गुस्सा उतारा। हुकूमती खान से कोई अपील नहीं, हम अपने सहाफी भाइयों को कहते हैं हमें इंसाफ लेके। इस हत्याकांड के बाद लाहौर की पुलिस मामले की जांच में जुट गई। चुनाव में मुफ्त की योजनाओं के वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अदालत ने चुनाव में मुफ्त की योजनाओं के वादे पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और 4 हफ्तों में जवाब मांगा कि क्या ये चुनावी वादे भ्रष्टाचार के दायरे में आएंगे या नहीं। ये मुद्दा बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर उठाया था। साथ ही उन्होंने ये दलील दी थी कि मुफ्त चीजों और योजनाओं का बोझ टैक्स भरने वाले आम लोगों पर ही पड़ता है। ऐसे में मुफ्त की योजनाओं का ऐलान करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द होनी चाहिए और उनका चुनाव चिन्ह भी जब्त होना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से उनकी राय मांगी है। मुंबई और दिल्ली में ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी का असर मुंबई में भी देखने को मिला। वहां पिछले 2 दिन में तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अचानक बढ़ी इस ठंड ने मुंबई के लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि सुबह सुबह जो लोग हैं वो आग जलाकर इसी तरह से मुंबई में जो है ठंड से बचने की कोशिश है। मुंबई के अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कोलाबा में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया तो वहीं सांता क्रूज में तो ये 13 डिग्री तक जा पहुंचा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक हालात ऐसे ही रहेंगे और फिर धीरे धीरे मौसम सामान्य हो जाएगा। नो अलर्ट चेंज हमने दिया है। नो अलर्ट चेंज का मतलब होता है ±2 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। राजधानी का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा और बीते कुछ दिनों की ही तरह लोगों को सूरज के दर्शन भी नहीं हो सके। गर्म कपड़ों के सहारे ही लोगों ने अपना गुजारा किया। हम लोग आप देखेंगे कि लेयर्ड है, यानी कि स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी, जो कुछ मिला उससे खुद को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठंडी हवाओं ने दिल्ली वालों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। अलाव पे बैठे हैं, इस बार बहुत ठंड है आपका। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन तक लोगों को इस ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। 2 दिन कोल्ड डे रहेगा, उसके बाद कोल्ड वेव जो रात का तापमान में फॉल होना शुरू होगा। क्रिकेटर शेफाली वर्मा आईसीसी की T20 में नंबर 1 बल्लेबाज बन गईं। उन्हें ताजा रैंकिंग में 1 स्थान का फायदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों और करीब 400 कर्मचारियों की पिछले दिनों कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुख्य न्यायाधीश NV रामन्ना ने एक सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश से एक याचिकाकर्ता ने यह शिकायत की थी कि उनकी अर्जी पर पिछले कई दिनों से सुनवाई नहीं हुई। इसी पर NV रामन्ना ने यह भी टिप्पणी की कि सेहत खराब होने के बावजूद अदालत में काम हो रहा है। और यूपी के शाहजहांपुर में एक